नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। जैसा कि आप वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो पेपर है आज ग्रुप 5 का लेवल 1 सॉल्व करेंगे, जो CITS एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। दिया है द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। इट इज़ मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू वायर ऑफ डायमीटर 2 mm। द लेंथ ऑफ वायर इज, मैंने कह रहा है गोलाकार जो है उसका व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर और उसे पिघला हुआ है और व्यास 6 mm के तारों में खींचा जाता है। तो जो 6 mm के तार को खींचा जाता है तो उसमें पूछ रहा है कि उसकी जो हाइट होगी वो क्या निकल के आएगी। तो पहली बात, आपको स्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए और जो तार खींचा जा रहा है उसमें वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा तो उसका भी आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। ओके, देखते हैं यहाँ पे स्फीयर का वॉल्यूम होता है आपका 4/3 पाई r क्यूब, जो कि किसके बराबर होगा, जैसे वॉल्यूम में उसको चेंज कर रहे हैं दूसरी चीज़ में तो किसके बराबर हो जाएगा आपका πr² ओके, यहाँ से आपको हाइट निकल जाएगी। तो वैल्यू रखेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। उसके बाद 4/3 r, तो यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, ये जैसे 6 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है आपको, डायमीटर दिया हुआ है, तो r आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ, लेकिन ऑप्शन आपको मीटर में दे रहा है तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। तो 3 × 10⁻, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻, क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब, 4/3 πr³ बराबर यहाँ पे r²। अब यहाँ पे इसका डायमीटर दिया है 2 mm, और जब इसको 2 mm दिया है डायमीटर तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1 mm। तो 1 × mm से आप मीटर में जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, इसका स्क्वायर इंटू h, ये आपको इतना मिल जाएगा। ओके, तो ये वाली वैल्यू को इसके नीचे लेके आएंगे आप, 1 × 10⁻³ का स्क्वायर। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपको h की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी कितनी, 36 मीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे ओवरऑल वैल्यू को और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है मैक्सिमम नंबर ऑफ 40 वाट ट्यूबलाइट कनेक्टेड इन पैरेलल विच कैन सेफ्टली रन फ्रॉम ए 220 वोल्ट सप्लाई विथ 5 एम्पियर फ्यूजेज। मैंने दिया है कि 40 वाट की जो ट्यूबलाइट होती है आपकी वो 5 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है आपका मेन लोड पे, सप्लाई पे, आउटपुट पे। तो वो कह रहा है कि कितनी ट्यूबलाइटें आप जला सकते हैं। तो कितनी ट्यूबलाइट आप जला सकते हैं, तो देखिए एक ट्यूबलाइट कितना करंट ले रही है आपको ये पता होना चाहिए। आई बराबर क्या होता है आपका P/V, पावर इक्वल टू VI से। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पावर कितना है 40 वाट की ट्यूबलाइट है और वोल्टेज कितना है 240 है। ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, तो जो 5 एम्पियर का करंट होगा ये कितनी ट्यूबलाइटों को मिल पाएगा, N × I। तो I की वैल्यू कितनी है 40/240। तो N की वैल्यू जब निकालेंगे तो 5/40 और ऊपर चला जाएगा 240 बराबर N। तो इससे काटेंगे तो ये 6 आएगा और 30 इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया हीट प्रोड्यूस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए फिक्स्ड रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ। जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी कंडक्टर से तो वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो हीट का फार्मूला आपको पता है H = I² × T होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो पूछा है किसके स्क्वायर होती है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, स्क्वायर ऑफ करंट, टाइम ऑफ करंट पास थ्रू इट, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस थ्रू रेजिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो जो करंट, जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो किस इफेक्ट पे काम करता है। कोई भी इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। वो फ्यूज जब गर्म हो जाता है I² R लॉसेज जब उसमें ज़्यादा हो जाते हैं तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। और जब गर्म हो जाता है तो क्या होता है, फ्यूज मेल्ट कर जाता है, तो वो हीटिंग इफेक्ट काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सबस्टांस हैविंग इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है वो क्या कहलाते हैं, जिसका भी रेजिस्टेंस हाई है वो इंसुलेटर कहलाते हैं। क्योंकि अगर इंसुलेटर में धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है तभी हम ग्लोब्स वगैरह कोई इलेक्ट्रिक वायर होती है उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
दिया है द रेशियो ऑफ अ लेंथ ऑफ रॉड एंड इट्स शैडो इज 1:√3 द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन आपको निकालना है। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, अगर आपको दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रॉड माने उसकी छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, तो छड़ की लंबाई मान लीजिए 1 हो गई और छाया इस पर इधर बनेगी तो √3 हो गया ये। तो √3 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार। तो लंब बटे आधार किस में होता है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√3 और टेन थीटा में 1/√3 किसका मान होता है, टेन 30 का। 10 से 10 कैंसिल, थीटा बराबर आपका आ जाएगा कितना 30। दैट इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 एंड सम ऑफ रूट इज 0। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपको, उसका एक रूट जो है 2 है और दूसरा रूट सम ऑफ रूट 0 है। सम ऑफ रूट का मतलब होता है आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है आपको क्या, अब जैसे अल्फा और जो सम ऑफ रूट होता है वो होता है -b/a। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर वो होता है आपका c/a। लेकिन यहाँ दिया है एक क्वाड्रेटिक हुज वन रूट इज 2, एक रूट दिया है 2 है और दूसरा सम ऑफ रूट, तो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन फॉलो हो रहा है और सम ऑफ इसकी जो वैल्यू कह रहा है वो कह रहा है कि 0 है और एक रूट आपको 2 दिया हुआ है। तो जब एक रूट आपको 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन पे रखिए आप, तो यहाँ पे x², ऑप्शन नंबर 2 पे देखिए चलते हैं, x² इज -4 x² -4 इक्वल टू 0। तो जब x² इक्वल टू रखेंगे आप तो 4 इधर आ जाएगा और x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो आपको एक रूट की वैल्यू मिल गई, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। तो P एंड दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और इनके पॉइंट्स की वैल्यू अगर दी है -6 और 7, यहाँ पे दिया है -1 और -5। तो ये वाली वैल्यू होती है x1, ये होती है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। ओके, और जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ओके, तो x2 का मान क्या है आपको यहाँ पे, x2 का मान है यहाँ पे x2 - x1, ये -1 और यहाँ पे 6 है तो माइनस माइनस मिलकर +6 हो जाएगा, अब प्लस y2, ये आपका y2 हो गया -5 और y1 कितना हो गया आपका -7 का स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 7 और 5 12 का स्क्वायर अंडर रूट में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा रूट में 169, जो कि किसका स्क्वायर रूट है 13 का। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेडियस ऑफ वायर इज 0.24 mm, देन इट्स एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन टेकिंग सिग्निफिकेंट फिगर इनटू कंसिडरेशन इज। देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, कोई वायर है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा πr²। तो πr² तो वैल्यू रखिए यहाँ पे 3.14 इंटू रेडियस ऑफ वायर आपको दिया हुआ है 0.24 मल्टीप्लाई बाई 0.24। इसकी वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.18084। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको 3rd और 4 में कन्फ्यूजन होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। एक्चुअली क्या है कि लास्ट में अगर ये 4th ऑप्शन को आप टिक करते हैं तो ये 4.80 के बाद मतलब वैल्यू का मतलब इसके आगे नहीं जा रही है, ये वैल्यू 0 नहीं लगी है तो इसका मतलब ये वैल्यू आगे जा सकती है, तो इसलिए 3rd ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट।
कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है? तो पावर का फार्मूला आपको पता ही है, आई स्क्वायर आर भी होता है, वी आई भी होता है, वी स्क्वायर बाई आर भी होता है, लेकिन कौन सा नहीं होता है आपको? आई आर स्क्वायर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल डिपेंड ऑन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, दिस फैक्टर इज। तो जो रेजिस्टिविटी होती है ये मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, किस पे निर्भर करती है? टेम्परेचर पे निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एसआई यूनिट जो एनर्जी की होती है वो क्या होती है? जूल होती है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A body cover one half of its journey at 40 meter per second and next half at 50 meter per second. Its average velocity, average velocity का फार्मूला होता है 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। वैल्यू रखिए 2 इंटू 40 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 50। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 44.4 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो एवरेज लोकेशन ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, जो एवरेज लोकेशन ऑफ वेट जो होती है ऑब्जेक्ट की किसी की, तो वो जो उसकी एवरेज लोकेशन दिखती है वो किस पे दिखती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच इज 0.2 सेकेंड। द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 25 सेकेंड। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए टाइम विल बी। कह रहा है स्टॉप वॉच की घड़ी कम से कम गिनती, ये आपको लीस्ट काउंट कम से कम, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास जो घड़ी होती है, चाहे कोई स्केल होती है इंस्ट्रूमेंट की, तो उसमें जो बहुत सारे ऐसे खांचे बने होते हैं वैल्यू की रीडिंग के लिए, जैसे 1 हो गया यहाँ पे, फिर 2 हो गया। तो लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है ये मिनिमम वैल्यू जो उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की जा सकती है वो आपका लीस्ट काउंट कहलाता है उस इंस्ट्रूमेंट का। तो वही दिया है आपका 0.2 सेकेंड है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? देखिए जैसे 20 ऑसिलेशन है, तो 20 ऑसिलेशन कितने मिनट में हो, कितने सेकंड में हो रहा है 20 ऑसिलेशन? 25 सेकंड में। अब 25 सेकंड में होता है, एक ऑसिलेशन कितने में होगा? 25/20 में। क्लियर? तो आपको चेंज इन टाइम जो होगा वो क्या होगा आपका? चेंज इन टाइम 0.2, क्योंकि लिस्ट काउंट तो यही है 0.2 डिवाइडेड बाई, और डिवाइडेड बाई किससे? 20 ऑसिलेशन से। ओके, तो देखिए आपका निकलेगा जो परसेंटेज एरर, तो वो हो जाएगा आपका क्या? डेल टी डिवाइडेड बाई टोटल टी इंटू 100 इक्वल टू, डेल टी का मान कितना है आपका? 0.2 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो गया। और ये इंटू टी का मान कितना है? एक के लिए कितना लग रहा है? 25/20 मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, तो ये निकालेंगे आप, सॉल्व करेंगे जब इसको, तो ये निकल के आएगा आपका क्या? 0.8। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ 1.76 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, देन वॉल्यूम ऑफ 25 सच क्यूब इज एक्सप्रेस्ड एज। तो 25 ऐसे क्यूब को कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? तो देखिए एक का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, तो 25 को दिया है, 25 का पूछ रहा है, तो जस्ट बेसिक सा क्वेश्चन है 25 इंटू 1.76, इसका आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि एक का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, 25 का पूछ रहा है, तो 25 का जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 44। सभी में 44 लगा हुआ है, लेकिन ये जो भारतीय स्किल का पेपर है इसमें ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट माना है, तो आपको भी ऑप्शन बी करेक्ट करके ही आना, अगर सारी वैल्यू आपको सेम देता है तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब आप कभी इसका ऑप्शन को गलत मार देंगे कि डज क्या कहते हैं, नेवर हैज़ अ यूनिट, लेकिन जो डायमेंशनलेस उसकी जो क्वांटिटीज़ होती हैं, मान लीजिए अगर कोई चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ है, इसकी तो कोई क्वांटिटी डायमेंशन हुई नहीं, लेकिन इस क्वांटिटी जो है इसकी एक एक क्वांटिटी की, इसकी तो कोई ना कोई डायमेंशन होगी, तो मे हैव अ यूनिट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनिट ऑफ एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जो हमारा एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, नो डायमेंशनल कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एंगल बिटवीन वेक्टर आई जे के
एंड आई इज, जो आई जे के हैं उसके और आई के बीच में कितना एंगल होता है, कितने डिग्री का, तो वो आपको सॉल्व करना है। देखिए फार्मूला होता है आपका कॉस थीटा बराबर आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई मॉड में आई प्लस जे प्लस के, मॉड में फिर मॉड में आई, क्योंकि आई के बीच का निकालना है। तो जब ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी, जो ये आई जे के तीनों का सम हो गया 1, अब मॉड में आई जे के है तो इसका मान हो जाएगा √3, और यहाँ पे आई जो है इसका मान हो जाएगा √1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/√3। ओके, ये क्या आया कॉस थीटा इक्वल टू 1/√3। कॉस थीटा में जो होता है किसी का मान तो होता नहीं है, लेकिन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 1/√3। थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 1/√3। दैट इज योर आंसर, आपको दिया भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पावर फैक्टर ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट। पावर फैक्टर जो प्योर इंडक्टिव सर्किट का होता है वो क्या होता है आपका 0, और कैपेसिटिव सर्किट का भी 0 होता है, और रेजिस्टेंस का यूनिटी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज एज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। दिया है यहाँ पे द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीजेज एज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। जो संधारित्र होता है यानी कैपेसिटर होता है, संधारित्र की बाधा का मूल्य आपूर्ति की आवृत्ति के रूप में बढ़ जाती है। तो जो एक्सी होता है हमारा वो होता है 1/2πfc। जो तो इसकी वैल्यू कह रहा है कि बढ़ रही है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू यानी प्रतिबाधा का जो है बाधा का इसका मान बढ़ रहा है, तो ये वाली वैल्यू बढ़ रही होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी घट रही होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सिंगल पीस ऑफ डिजाइन व्हेन अ क्राफ्ट डिजाइन प्राइस इज इंक्रीज बाई 45%, विच मेक अ बायर टू बाई 8 डिजाइन लेस फॉर ₹500। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, एक डिजाइन का पूछ रहा है कि कितना प्राइस बढ़ा होगा। देखिए प्राइस जो बढ़ा है हमारा यहाँ पे 45% बढ़ा है, लेकिन मूल्य आपके पास कितना था 500। अब देखिए तो 500 का 45% निकालिए, जब आप इसको निकालेंगे तो ये आएगा आपका 225। अब ये जो 225 आया, इसी में क्या हुआ वो 8 वस्तु नहीं खरीद पा रहा था, ये 45% वैल्यू को बढ़ने की वजह से, यानी मूल्य में कोई सामान आप खरीद रहे हैं, आपके पास पैसा नियत है और आप उसकी तो आप सामान कम खरीद पाएंगे। तो वो जो 8 डिजाइन कम खरीद पाए वो किसकी वजह से खरीद पाए, ये 45% मूल्य बढ़ने की वजह से। तो 45% का मूल्य कितना है 225। तो ये जो 225 है ये 8 वस्तुओं का मूल्य है 225। एक का मूल्य कितना हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 8। तो एक की जो मूल्य आएगा एक का वो आएगा 28.125। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मोमेंटम ऑफ कार हैविंग मास 150 kg स्लाइडिंग डाउन ऑन अ रैंप एट 30 मीटर पर सेकेंड। देखिए P बराबर संवेग जो होता है, संवेग का फार्मूला क्या होता है P बराबर mv। ओके, अब P बराबर mv जो है तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए 150, मास दिया हुआ है आपको, वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपको 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा आपका क्या 4500 kg मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ए बस हैविंग अ मास 2500 kg विच ड्राइव थ्रू ए कर्व्ड रोड विथ रेडियस 100 मीटर एट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर से जो स्पीड है वो चल रही है। तो देखिए
फार्मूला होता है जैसे ग्रेविटेशनल F बराबर mv² r। मास आपको यहाँ गिवन है 2500। अब देखिए यहाँ पे जो स्पीड दी है 40 किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में आप चेंज कर लेंगे। किलोमीटर पर आवर में है तो 40 मल्टीप्लाई बाई 5/18। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू रखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 40। ओके, और रेडियस की वैल्यू कितनी दी है आपको 100 मीटर में। ओके, तो जब आप पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 30,000 समथिंग आएगी कोई वैल्यू। जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है 30 किलो न्यूटन के। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक भी है, ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग भी है, लेकिन यहाँ की बुक में जो है इसमें आंसर फर्स्ट दिया हुआ है, तो इसे आपको कंसीडर करके चलना है। ठीक है, बाकी भारत स्किल के जो भी पेपर आते हैं जो उसमें आंसर टिक है वही ऑप्शन आपको करेक्ट करना होगा एग्ज़ाम में अगर आता है तो इसीलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है देयर आर अ पेयर ऑफ रूट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x + 8। तो देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके लिए जो फार्मूला होता है -b ± √ओवर श्रीधराचार्य फार्मूला कहलाता है ये, b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे एक बार वैल्यू को आप प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे, तो दो रूट्स निकल के आते हैं। तो दो रूट्स निकल के आते हैं, लेकिन पेयर ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पेयर ऑफ रूट्स कह रहा है, तो जो पेयर ऑफ रूट्स, तो दो वैल्यू निकल के आई, तो पेयर ऑफ रूट्स में कितने हो गए एक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया कॉइन इज टॉस ट्वाइस देन सैंपल स्पेस विल बी। जब एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है तो नमूना स्थान क्या क्या नमूना स्थान होगा। देखिए एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है तो दोनों बार में पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। देखिए या तो वो हेड हेड आएंगे, या वो टेल टेल आएंगे, या वो हेड टेल आएंगे, या वो टेल हेड आएंगे। कितनी पॉसिबिलिटी होगी चार, तो वही नमूना जो होंगे वो कितने होंगे चार होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फाइंड इन सीरीज फाइंड फॉर ए गिवन सीरीज 4 1 8 13 11 फाइंड द मीडियन। मीडियन के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में लगा दीजिए। तो 1 4 8 11 13, तो इधर से भी दो छोड़िए, इधर से भी दो, 5 इवन नंबर और नंबर है ये, तो 8 क्या हो जाएगा आपका मीडियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 का पावर 2/3। 64 का पावर 2/3 और 4 का पावर क्या हो जाएगा ये 3 × 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 का स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एज शोन। ए और बी के बीच में दूरी क्या होगी, इसको निकालना है। तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन था दो पॉइंट्स के बीच में निकालने के लिए, तो फार्मूला हमने आपको बताया था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, वैल्यू रखिए आप रूट में 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 का होल स्क्वायर। जब ये रखेंगे आपको क्या निकल के आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर रूट में 61।
तो रूट में जब 61 को आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो निकल के आएगा 7.81। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ अ पर्सन इज ड्राइव हिज मोटरसाइकिल फॉर 2 hours at a speed of 80 km/h and next 2 hours for at a speed of 90 km/h, then what will be the average speed achieved by the person? कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल को 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे चलाता है, अगले 2 घंटे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है, तो उसकी औसत चाल जो उस व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जाएगी वह क्या होगी? तो औसत चाल के लिए फार्मूला में इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू 80 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 90। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 85 km/h। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया कि डीसी मशीन हैविंग अप्लाइड वोल्टेज 220 वोल्ट, सो व्हाट विल द बैक ईएमएफ फॉर अ मैक्सिमम पावर। डीसी मशीन में लागू किया वोल्टेज 220 वोल्ट है, इसका अधिकतम शक्ति के लिए बैक ईएमएफ क्या होगा? देखिए अधिकतम शक्ति के लिए बैक ईएमएफ का जो फार्मूला होता है ईबी बराबर होता है जो सप्लाई वोल्टेज का आधा होता है V/2 होता है। तो देखिए 220 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज है ही, 220 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा 110 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया इफ a voltage across a bulb is 2.8 volt, then what will the bulb resistance if a current flowing 0.8 एम्पियर। यदि बल्ब में वोल्टेज का मान 2.8 वोल्ट है, 0.8 विद्युत धारा बहने पर बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? अब 0.8 एम्पियर, तो आपको फार्मूला पता है V = IR, R = क्या हो जाएगा आपका V/I। आप क्या करेंगे 2.8 डिवाइडेड बाई 0.8, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 3.5 ओम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। तो चलते हैं, इसी के साथ हमने इसके लेवल को समाप्त कर दिया। इसके बाद अगले लेवल को सॉल्व करेंगे हम। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है और भी CITS एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं प्रेजेंट में एग्जामिनेशन की, उनको आप वीडियो शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं कि इस वीडियो का लाभ सभी लोगों तक मिल पाए। धन्यवाद।